चलिए बच्चों, तो आज मैं पुनः आपके लिए लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक के प्रश्नों का उत्तर लेके आया हूँ। आज हम लेने जा रहे हैं इकाई 2 विलियन यूनिट 2 सॉल्यूशन, उसके प्रश्न और उत्तर। हम इसके प्रश्नों और उत्तरों पर बात करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो PDF है जिसके माध्यम से मैं यह वीडियो बना रहा हूं और आपको उत्तर समझा बता रहा हूं, इसके लिए लिंक वीडियो के अंत में दी गई है। उस लिंक पर जाकर के आप इसका जो PDF है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो लिंक से PDF डाउनलोड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को बार बार देख कर भी इस इकाई के प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस इकाई पर कुल 5 अंक आवंटित किए गए हैं। टोटल अलॉटेड मार्क्स आर 5। इससे आपको 2 अंक का एक प्रश्न मिलना है और 3 अंक का एक प्रश्न मिलना है ना। 1 2 मार्क क्वेश्चन एंड 1 3 मार्क क्वेश्चन। इस तरह से इस इकाई से आपको कुल 2 प्रश्न मिलने हैं। चलिए अब इस इकाई के प्रश्नों और उनके उत्तरों पर हम बात करते हैं। तो 2 अंक के प्रश्न हम पहले लेने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है मूल प्रभाज अंश को समझाइए। एक्सप्लेन द मूल प्रभाज फ्रैक्शन। तो सीधा उत्तर हो जाएगा। पहले हम मूल प्रभाज की परिभाषा लिखेंगे। तो मूल प्रभाज या मूल अंश बराबर होता है किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मूलों की संख्या का अनुपात विलय का मूल प्रभाज तथा विलायक एवं विलयन के मूलों की संख्या का अनुपात विलायक का मूल प्रभाज कहलाता है। यदि विलयन में विलय तथा विलायक की मूल संख्या क्रमशः n व n2 हो तो विलयन की मूल संख्या बराबर होगी n1 प्लस n2। विलय का मूल प्रभाज बराबर लिखेंगे हम n1 अपॉन n1 प्लस n2 और विलायक का मूल प्रभाज लिखेंगे हम n2 बटे n1 प्लस n2। ठीक है, एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स गुड आंसर इज मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू इन ए सॉल्यूशन ratio of number of mole of solute to number of mole of solute and solvent is known as mole fraction of solute. Ratio of number of mole of solvent to number of mole of solute and solvent is known as mole fraction of solvent. If number of mole of solute and solvent in a solution are n1 and n2 respectively, then number of mole of solution is equal to n1 plus n2. Then mole fraction of solute is equal to n1 upon n1 plus n2 and mole fraction of solvent is equal to n2 upon n1 plus n2. चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। मोलरता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मोलरिटी। सही उत्तर मोलरता बराबर होगा किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर है। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मूलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। देन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter decimeter cube of the solution. It is denoted by capital M and its unit is mole per liter and formula is molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. Then अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन नॉर्मेलिटी एंड आंसर इज नॉर्मलता की परिभाषा लिखेंगे पहले। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी इकाई तुल्यांक प्रति लीटर है। नॉर्मलता कैपिटल N बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी in English medium or in English language, number of equivalents of gram equivalents of solute in 1 liter solution is called normality of the solution.
It is denoted by capital N and its unit is equivalent per liter. Normality, capital N is equal to number of equivalents of solute divided by volume of solution in liter. करेक्ट। चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो परिभाषा लिखेंगे पहले अणुसंख्यक गुणधर्म की। विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ऐसे कुछ गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन, नंबर 3 हिमांक का अवनमन और नंबर 4 विलयन का परासरण दाब। Then for English medium students, in English colligative property, some properties of a solution depend on the number of solute particles, atom, molecules or ions present in definite volume of it. These are called colligative properties. Some colligative properties are number 1 relative lowering of vapor pressure, number 2 elevation of boiling point, number 3 depression of freezing point and number 4 osmotic pressure of solution. देखिए बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि समय कम लगे, अन्यथा जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो को बार बार देखकर सुन सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? तो पहले परिभाषा लिखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की। कुछ ऐसी झिल्लियां होती हैं जिनमें से विलायक के कण या अणु निकल जाते हैं किंतु विलेय के अणु नहीं निकल पाते। ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं, जैसे चर्मपात्र, अंडे की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड आदि की झिल्लियां। एंड इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, semi-permeable membrane, membranes which permits the solvent but not the solute particle or molecules to pass through is called semi-permeable membrane. Examples of semi-permeable membranes are parchment paper, copper ferrocyanide, calcium phosphate, membrane surrounding the plant and animal cells and various organic gelatinous substances. चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है 2 अंक में। पीपीएम क्या है? व्हाट इज पीपीएम? एंड आपका उत्तर होगा, पीपीएम की पहले परिभाषा लिखेंगे। किसी विलयन के 10 लाख 10 की घात 6 भार भाग में विलेय के भार भागों की संख्या विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। इसे पीपीएम द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर्मूला लिख देंगे, पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का ग्राम में द्रव्यमान गुणित 10 की घात 6। And for English medium student, in English ppm is equal to number of parts of solute in 1 million, that means 10 to the power 6 parts of solution by weight is known as concentration parts per million ppm. It is expressed as ppm. ppm is equal to, formula is ppm is equal to mass of solute in gram divided by mass of solution in gram into 10 to the power 6. तो ये हमारे 2 अंक के प्रश्न थे। अब हम लेने जा रहे हैं 3 अंक के प्रश्न। तो 3 अंक का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, परासरण दाब, परासरण और समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन? तो पहले परिभाषाएं लिखेंगे तीनों की। परासरण की परिभाषा क्या होगी? किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन की ओर होने वाला स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। फिर परासरण दाब की परिभाषा लिखेंगे। परासरण दाब की परिभाषा क्या होगी? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का विलयन की ओर होने वाला प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। अगला शीर्षक था समपरासारी विलयन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी सिंपल सी परिभाषा हम लिखेंगे,
विलयनों के जोड़े जिन्हें अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक का किसी भी ओर कोई बहाव नहीं होता है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। इनका परासरण दाब बराबर होता है। इनमें विलय का आणविक सांद्रण समान होता है। ये बिल्कुल सटीक परिभाषा होगी। एंड इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस, व्हेन अ सॉल्यूशन इज separated from its solvent by a semi-permeable membrane, the spontaneous flow of solvent molecule into the solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. And osmotic pressure is the excess pressure which must be applied to the solution to prevent the entry of solvent through a semi-permeable membrane is called osmotic pressure. And isotonic solution or isosmotic solution is when two solutions are separated by semi-permeable membrane and there is no flow of solvent across the membrane. The solution are said to be isotonic solution. The isotonic solution have the same osmotic pressure. Since the osmotic pressure depends upon the number of molecules, thus isotonic solutions have equimolar concentrations. And the next question is क्वेश्चन नंबर 2 है 3 अंक में, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो हम पहले हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं। आदर्श व अनादर्श विलयन में 3 अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, आदर्श विलयन ताप एवं दाब के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है, और अनादर्श विलयन ताप एवं दाब के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता है। और दूसरा प्रश्न, सेकंड पॉइंट इज, इनके बनने पर एंथैल्पी एवं आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, और अनादर्श विलयन में इनके बनने पर एंथैल्पी एवं आयतन में परिवर्तन होता है। आदर्श विलयन में नंबर 3 स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाते हैं, और अनादर्श विलयन में नंबर 3 स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। चलिए, एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश द फॉलोइंग आर 3 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो नंबर 1 इन आइडियल सॉल्यूशन इज, in the entire range of temperature and pressure we fully follow Raoult's law. And in non-ideal solution number 1 is, in the entire range of temperature and pressure we do not follow the rule of Raoult. And second point in non-ideal solution is, enthalpy and volume do not change when they are formed. And in non-ideal solution number 2 is, enthalpy and volume change when they are formed. And in ideal solution number 3 is, they do not form an azeotropic mixture. And in non-ideal solution number 3 is, they are form an azeotropic mixture. These are 3 differences. And then next question is, अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। H2O बराबर 18। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, H2O इज इक्वल टू 18। तो पहले हम हिंदी मीडियम में के लिए बात करेंगे। पानी का आणविक द्रव्यमान वेट MV बराबर होता है 18 ग्राम पर मोल, दिया हुआ है। पानी का घनत्व बराबर होता है 1000 ग्राम पर मोल, ठीक है, 1000 ग्राम पर लीटर। इसलिए यदि हम घनत्व को MW से विभाजित करते हैं, बांटते हैं, भाग देते हैं, तो हमें 1000 ग्राम पर लीटर बटे 18 कितना उत्तर मिलेगा? 55.55 मोल पर किलोग्राम मिलता है। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम पानी में हमारे पास 55.55 पानी के अणु हैं, और यही इसकी मोललता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 55.55 मोल प्रति किलोग्राम। एंड इन इंग्लिश मीडियम, इन इंग्लिश weight, molecular weight of water MW is equal to 18 gram per mole. Density of water is equal to 1000 gram per liter. So if we divide density by MV, we get 1000 upon 18 is equal to 55.55
mole per liter. That means in 1 kilogram water we have 55.55 mole of water molecules and that is its molality. So your answer is 55.55 mole per kilogram is the answer. 3 अंक में चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, परासरण दाब क्या है? परासरण एवं विसरण में कोई दो अंतर लिखिए. What is osmotic pressure? Write any two differences between osmosis and diffusion. So पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, वही हमारी पुरानी डेफिनेशन जो इसके पहले हम बात कर चुके हैं. परासरण दाब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का विलयन की ओर होने वाला प्रवाह रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है. फिर इसके बाद अंतर लिखेंगे. परासरण व विसरण में दो अंतर निम्नलिखित हैं. परासरण में नंबर 1 परासरण विलयनों का गुणधर्म है और विसरण में नंबर 1 विसरण गैसों व द्रवों दोनों में होता है. परासरण में नंबर 2 परासरण की क्रिया संपन्न कराने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है और विसरण में नंबर 2 विसरण प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं है. एंड इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, the excess pressure which must be applied to the solution to prevent the entry of solvent through a semi-permeable membrane is called osmotic pressure. And then difference, following are two differences between osmosis and diffusion. Number 1 in osmosis, osmosis is the property of solutions, and number 1 in diffusion, diffusion occurs in both gases and liquids. And number 2 in osmosis, a semi-permeable membrane is necessary to carry out the action of osmosis. And in diffusion, number 2 is a semi-permeable membrane is not necessary in the diffusion process. And next is क्वेश्चन नंबर 5. अगला 5वां प्रश्न है 3 अंक में. हेनरी का नियम लिखिए एवं इसके अनुप्रयोग लिखिए. राइट हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस. हेनरी का नियम, हेनरी का नियम बहुत सिंपल सा है. हेनरी ने गैसों की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध का अध्ययन किया और एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं. इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है. गणितीय रूप में क्या हो जाएगा? m समानुपाती p. स्थिर ताप पर समानुपाती का निशान हटाएंगे, स्थिरांक आ जाएगा KH, m बराबर KH P. तो यहाँ पर m क्या है? विलेय गैस का द्रव्यमान है. KH हेनरी नियतांक है. P गैस द्वारा गैस पर या गैस द्वारा आरोपित दाब है. फिर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखने हैं. यहाँ मैंने 3 लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं. तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है नंबर 1 सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है. नंबर 2 है गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं. अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों N2O2 आदि की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है. ऑक्सीजन तो शरीर की मुख्य क्रिया है किंतु नाइट्रोजन रुधिर में विलेय रहती है. जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तब भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है. इसी कारण घुली हुई N2 गैस बाहर निकलने लगती है. इससे रक्त में N2 के बुलबुले बन जाते हैं. यह बुलबुले तंत्रिका स्पंदनों को प्रभावित कर देते हैं और एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं जिसे बैंड्स कहते हैं. यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होती है. गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु का उपयोग किया जाता है. सामान्यतः 2% O2 और 98% हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है जो O2 का उतना ही आंशिक दाब देता है जितना कि सामान्य वायु में एक वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन देती है. और तीसरा उपयोग यहाँ पर मैंने लिखा है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है. अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों एक पर्वतारोही के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है. इसके कारण पर्वतारोही कमजोरी महसूस करते हैं और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं.
And in English, for English medium student, firstly law, Henry's law. So Henry's law is, Henry studied the quantitative relationship between solubility and pressure in a solvent of a gas and gave a law called Henry's law. According to this, the solubility in a liquid of a gas at constant temperature is proportional to the pressure of the gas. And mathematical relation is m is directly proportional to p at constant temperature. Then m is equal to kh into p. Here m is equal to mass of solute, kh is equal to Henry's constant, p is equal to pressure exerted on the gas or by the gas. And application, and only two are sufficient, correct? So first application is to increase the solubility of CO2 in some water and cold drinks. The bottle is closed at high pressure. Number two is drivers rely on compressed air to get driver oxygen by breathing in deep sea. Solubility in the blood of atmospheric gases N2O2 etc is increased due to high atmospheric pressure. Oxygen is the main activity of the body, but nitrogen remains soluble in blood. When the drivers come to the surface, the heavy pressure gradually decreases. Due to this, the dissolved N2 gas starts coming out, due to which N2 bubbles are formed in the blood. These bubbles affect nerve impulses and causes a disease called bands. It is externally painful and fatal. Tanks used for breathing by the drivers used twin mixture, air mixture and helium. A mixture of 2% O2 and 98% helium is commonly used, which gave the same partial pressure of O2 as oxygen at an atmospheric pressure in normal air. And number three is at higher altitudes, the partial pressure of oxygen is lower than that surface locations. Therefore, the concentration of oxygen in the blood and tissues of pupil and climbers living at these places are low. These causes climbers to feel weak and unable to think clearly. एंड छठवां क्वेश्चन है इस इकाई का 3 अंक का और अंतिम भी है प्रश्न बैंक का क्वेश्चन। ये है, ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटरों में जल के साथ ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं, क्यों? इन कोल्ड कंट्रीज वाई यूज ग्लाइकॉल विथ वाटर इन कार रेडिएटर, वाई? उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर आपका हिमांक अवनमन के गुण का उपयोग एथिलीन ग्लाइकॉल को एंटीफ्रिज प्रतिहिमन के रूप में प्रयुक्त करके किया जाता है। कारों के रेडिएटर में जल प्रयुक्त किया जाता है। ठंडे देशों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन से कम हो जाता है। इस जल में ग्लाइकॉल मिला देने से जल का हिमांक कम हो जाता है, अर्थात अब यह 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर नहीं जमता, बल्कि इससे कम ताप पर जमता है और रेडिएटर ठीक प्रकार से कार्य करता रहता है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। एंड इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज आर यूज्ड बाय यूजिंग एथिलीन ग्लाइकॉल एज एन एंटीफ्रीज। वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ कार्स। इन कोल्ड कंट्रीज the temperature decreases to 0 degree Celsius 273 Kelvin. By adding glycol to this water, the freezing point of the water is reduced. That is, it no longer freezes at 0 degree Celsius but at a lower temperature than this, and the radiator continues to function properly. Correct? This is your correct answer. तो ये थे बेटा इकाई 2 विलियन यूनिट 2 सॉल्यूशंस के लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक के प्रश्न और उनके उत्तर। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से
मैं आपको ये उत्तर बता रहा हूँ, है ना, वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको नीचे ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये इस पीडीएफ की लिंक है। तो अगर आप चाहें तो इस लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, तो आप पढ़ते रहिए। अब हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे इकाई 3 विद्युत रसायन यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस और आंसर्स। फिर मिलते हैं।